सो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 21 है आपका वो क्लास 12 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास 12 का क्वेश्चन है, बट मैं आपको समझाता हूं, समझ आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो आराम से देखेंगे हम। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम एन टू एन। जो रिलेशन है ना, जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर के साथ है। ठीक है सर, रिलेशन जो है आपका वो नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5 6 7 8 और ठीक है, ये आपका नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। फिर नेचुरल नंबर के साथ ही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट, ये भी नेचुरल नंबर है। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर के साथ है। ठीक है सर, नेचुरल का नेचुरल के साथ है। रिलेशन जो है जनाब, पहले सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से बेवजह रिलेटेड नहीं होगा, कोई खास वजह होगी, और वजह देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है सर सुनो, रिलेशन जो है वो नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर के साथ है, उसके ऑर्डर्ड पेयर कुछ इस तरीके से होंगे। ठीक है, और ए और बी जो एलिमेंट्स देख रहे हो वो दोनों के दोनों नेचुरल नंबर होंगे, और पहले सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से बेवजह रिलेटेड नहीं होगा, कोई खास वजह होगी। वजह क्या है? A इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसका मान लो 4 और उसका आपका a इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, 4 के स्क्वायर नहीं 16 मान लो। इसका एक एलिमेंट है 16, वो इसकी फोर्स करके इक्वल होगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कोई भी पहले सेट का एलिमेंट दूसरे वाले सेट के एलिमेंट से बेवजह रिलेटेड नहीं होगा, पहला नंबर जो है दूसरे वाले का क्या होगा? स्क्वायर होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो 25, तो ये क्या हो गया? 5 का स्क्वायर। 36 6 का स्क्वायर। ठीक है, सारे रिलेटेड नहीं होंगे ना, कुछ कुछ रिलेटेड है ना। ठीक है, इसी को तो हम रिलेशन कहते हैं। जब सबका सबसे रिलेशन हो जाएगा तो सबसे बड़ा रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। जब पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे वाले से क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं। बट रिलेशन में ऐसा नहीं होता, पहले सेट के एलिमेंट दूसरे वाले से बेवजह रिलेटेड नहीं होते, कोई खास वजह होती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, और वो वजह आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो क्वेश्चन कह रहा है बताओ आर द फॉलोइंग ट्रू, क्या ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा? तो आइए सर एक एक करके मैं सारी चीज आपको क्लियर करवाता हूं। ठीक है बच्चों, चलिए मैं यही कर रहा हूं, इसको हटाओ जरा। अब सुनो, पहले पार्ट की बात कर रहा हूं, ये ट्रू है या नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है a, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई एक एलिमेंट लो, ठीक है, कोई एक एलिमेंट लो, ठीक है, एक एलिमेंट लो, और क्या खुद का खुद के साथ रिलेशन है? a का a के साथ रिलेशन है। a का देखो a किसके इक्वल है? b स्क्वायर के। यहां पे था 16 और यहां था 4 स्क्वायर, तो आपने अलग अलग एलिमेंट लिया ना, एक लिया 16 एक लिया 4, लेकिन अगर मैं दोनों तरफ सेम एलिमेंट लूंगा तो क्या वो एक दूसरे के इक्वल होंगे? ओके, जैसे a इज इक्वल टू a स्क्वायर, क्या इक्वल होगा? सर बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, बिल्कुल भी नहीं होगा सर। सिर्फ एक केस में होगा, ये 6 का स्क्वायर है बच्चों, ये 6 का स्क्वायर सिर्फ एक केस में होगा, एक केस में होगा 1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, बाकी और किसी केस में नहीं होने वाला है ना। सिर्फ एक केस से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो सारे केस के लिए देखना है कि कोई एक एलिमेंट हो और खुद का खुद के साथ रिलेशन हो, मतलब a जो हो वो a स्क्वायर के इक्वल हो। ओके, तो देखिए करेंगे कैसे। क्वेश्चन लिखा है जस्टिफाई योर आंसर, तो करना कैसे है? सबसे पहले बोलेंगे लेट, एक a एलिमेंट ले रहा हूं, वो सेट n के अंदर है। ठीक है, एक a एलिमेंट लिया जो सेट n के अंदर है। तो मेरा सवाल यह है, क्या a स्क्वायर के इक्वल होगा? क्या a स्क्वायर के इक्वल होगा? क्या 5 के स्क्वायर के इक्वल होगा? क्या 6 के स्क्वायर के इक्वल होगा? नहीं होगा सर। विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, देयरफॉर a डज नॉट रिलेटेड टू r, तो ये ट्रू नहीं है स्टेटमेंट। ठीक है, अब चलिए बच्चों हम सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। ये हो गया, मैं अब साफ कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए जरा, तो पहले वाला स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। मैंने कोई एक एलिमेंट लिया, वो सेट n के अंदर है, नेचुरल नंबर के अंदर है, बट a के स्क्वायर के इक्वल नहीं होता, सिर्फ एक केस में होगा जब 1 लूंगा दोनों तरफ तो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान समझो, क्वेश्चन कह रहा है a और b ले रहा हूं, दो एलिमेंट, वो r से रिलेटेड है, तो क्या b, a r से रिलेटेड होगा? आओ समझाता हूं। सर 4 का स्क्वायर 16 के इक्वल है, बिल्कुल है, तो क्या 16 का स्क्वायर 4 के इक्वल होगा? नहीं होगा सर, तो ये भी ट्रू नहीं है।
ठीक है ना भाई, ए बी से रिलेटेड है, ए बी से रिलेटेड है, तो क्या बी भी ए से रिलेटेड होगा? तो सर जब 4 का स्क्वायर 16 के इक्वल है तो क्या 16 का स्क्वायर 4 के इक्वल होगा? नहीं होगा, तो ये भी ट्रू नहीं है। तो सर लिखेंगे कैसे, जस्टिफाई कैसे करेंगे? ये देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि ए कॉमा बी सेट एन के अंदर है, ठीक है, और हम मान लेते हैं उसने बोला भी है कि ए कॉमा बी आर से रिलेटेड है। तो अगर ए कॉमा बी आर से रिलेटेड, इसका मतलब इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा होगा, इस कंडीशन को, तो इसका मतलब ए जो है वो बी स्क्वायर के इक्वल है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए स्क्वायर भी बी के इक्वल होगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होगा, विच इज नॉट ट्रू। तो सर ये भी ट्रू नहीं है, ठीक है बालको, तो ये भी ट्रू नहीं है और ये भी ट्रू नहीं है, ठीक है, ये फर्स्ट है, सेकंड है। अब मुझे साफ करना है, ठीक है, आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, मैं फर्स्ट पार्ट को हटा रहा हूं, सर, ठीक है। चलिए अब देखिए जरा थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट देखो बच्चों, अब समझो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो क्या ए सी से रिलेटेड होगा? सर कहने का मतलब ए बी सी 3 एलिमेंट है, ए बी से रिलेटेड है, ए बी से रिलेटेड है मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बी सी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है का मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या ए सी से रिलेटेड होगा? मतलब क्या ए सी का स्क्वायर होगा, इक्वल होगा? क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? बताइए। चलो बच्चों देखो जरा, देखिए, तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, यही से आंसर कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि ए बी एंड सी 3 एलिमेंट ले रहा हूं जो नेचुरल नंबर के अंदर है, ठीक है, और क्वेश्चन ने बोला है ए बी से रिलेटेड है। तो अगर इफ ए कॉमा बी रिलेटेड टू आर, दिस इंप्लाइज दैट ए जो होगा वो बी स्क्वायर के इक्वल होगा, और बी कॉमा सी रिलेटेड टू आर, इसका मतलब ये होगा बी जो है वो सी स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि ए बी और बी सी आर से रिलेटेड है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में गिवन है, हमें तो ये चेक करके बताना है कि ए सी से रिलेटेड है या नहीं है, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। तो अब सुनो ध्यान से, ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन, बाल को मैं यहां कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, तो ए किसके इक्वल है? बी स्क्वायर के इक्वल है, और बी किसके इक्वल है? बी किसके इक्वल है? सी स्क्वायर के इक्वल है। समझ रहे आप, ए बी स्क्वायर के इक्वल है, ये बी लिखा है बच्चों, ए जो है वो बी स्क्वायर के इक्वल है और बी किसके इक्वल है? सी स्क्वायर के। तो बी की जगह मैंने सी स्क्वायर रख दिया, बी की जगह रख दिया सी स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू सी की पावर 4। सर ए जो है सी स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा, ए सी की पावर 4 के इक्वल होगा। तो मैं ये कह सकता हूं, ठीक है, कि जो ए है वो सी स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, विच इज नॉट ट्रू। ये भी ट्रू नहीं होगा, ठीक है, फर्स्ट पार्ट भी ट्रू नहीं था, सेकंड पार्ट भी ट्रू नहीं था, और थर्ड पार्ट भी ट्रू नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? भाई 3 एलिमेंट लिया मैंने, फिर से रिपीट कर देता हूं, ये थर्ड पार्ट, ए बी सी 3 एलिमेंट लिया, वो कहीं और नहीं है, सेट एन के अंदर है, बोले तो नेचुरल नंबर के अंदर है, और क्वेश्चन ने बोला है कि ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो बताओ ए सी से रिलेटेड होगा या नहीं होगा। अगर ए बी से रिलेटेड है इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बी सी से रिलेटेड इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ए सी से है या नहीं है, अब चेक करना पड़ेगा। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को पकड़ा, ए बी स्क्वायर के इक्वल है और बी की वैल्यू क्या है? सी स्क्वायर, पुट कर दिया, तो पावर 2 to the 4, बट सर ए सी स्क्वायर के इक्वल नहीं है, ए तो सी की पावर 4 के इक्वल है, तो ये ट्रू नहीं होगा, ठीक है, ये ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा भी क्या होगा? ट्रू नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से कर लो एक बार। चलते हैं जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में 2 पार्ट है, ठीक है, 21 अभी मैंने करवाया और में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं आपको दोनों करवाऊंगा। कहता फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन का आप मुझे डोमेन बताओ और रेंज बताओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से आप खुद से करके दे दो, मुझे नहीं आता सामने देखिए। पहले मैं आपसे डोमेन की बात करता हूं, ठीक है, तो क्या कहेंगे आप? fx जो है बच्चों, कब हमें आंसर नहीं मिलता किसी भी फंक्शन का? सर आंसर तभी नहीं मिलता जब डिनोमिनेटर में क्या हो जाए? 0 हो जाए, तभी तो हमें आंसर नहीं मिलता है ना। डोमेन का मतलब क्या होता है? इनपुट। आप इस x की जगह क्या क्या भर सकते हो, दुनिया में ऐसी कौन कौन सी रियल वैल्यूज हैं जो इस x की जगह आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे पता करते हैं। तो सर मैं बोलूंगा fx इज डिफाइन एवरीवेयर। fx सभी जगह डिफाइन होगा, fx की सभी जगह वैल्यू मिलेगी एक्सेप्ट व्हेन डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 0। जब डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा ना, तो आपको fx की वैल्यू नहीं मिलेगी, बिकॉज 1/0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो चलिए पता करते हैं।
तो पता करते हैं कि इस x की जगह मैं ऐसा क्या पुट करूंगा कि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो 0 के साथ इक्वेट करवा दो, तो माइनस का 4 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, प्लस का 4। अच्छा, आप x की जगह +4 भरोगे ना तो 1/0 हो जाएगा, आपको fx डिफाइन नहीं होगा, आपको fx की वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी वैल्यू भर लो सर, कुछ भी वैल्यू भर लो, रियल वैल्यू, आपको हर एक इनपुट पे एक आउटपुट मिलेगा, एक रिजल्ट मिलेगा, बट 4 मत पुट करना। तो सर क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया। तो डोमेन क्या हो जाएगा सर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी पुट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव से नेगेटिव कुछ भी पुट कर लो। ठीक है, बट ध्यान रखना ऊपर मोड है, ठीक है, ऊपर मोड है, नीचे ब्रैकेट है, कुछ भी पुट कर लो, रियल नंबर, एक्सेप्ट माइनस का साइन, एक्सेप्ट। ठीक है, इसका मतलब ये एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट 4। ठीक है, ये हो गया मेरा डोमेन, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 4। क्लियर है? चलिए सर, अब मैं बच्चों बात करता हूं रेंज की। ठीक है, यही कर दे रहा हूं, अब रेंज की बात करता हूं। ठीक है, यहां पे फॉर रेंज के लिए क्या करना होता है, फॉर रेंज लेट y बराबर fx। रेंज का मतलब देखो, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ भी पुट कर लो 4 को छोड़कर, दैट इज डोमेन। आप 4 को छोड़कर कुछ भी पुट कर रहे हो तो रिजल्ट क्या क्या मिलेगा, आपको आउटपुट क्या क्या मिलेगा वो बताओ जरा। ठीक है, कि मैं 4 को छोड़कर अगर कुछ भी पुट करूं इस फंक्शन में तो रिजल्ट क्या क्या मिलने वाला है, उसे हम रेंज कहते हैं, हम रेंज फाइंड करने जा रहे हैं। तो फॉर रेंज लेट y इज इक्वल्स टू fx, फंक्शन क्या है, मोड x-4 अपॉन x-4। बच्चों मोड का इलाज करो, ऊपर मोड है ना, तो मोड का इलाज करो, याद है ना वो कैसे सॉल्व करते हैं मोड वाले क्वेश्चंस को, हल्का रफली बता देता हूं। देखो मोड है तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ओके, ठीक है, तो सर लिखें इसे जरा, लिखें इसे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। सर एक बार मैं x-4 को प्लस में लिखूंगा, नीचे तो ब्रैकेट में रहेगा ही रहेगा, और एक बार सर मैं इसे क्या करूंगा, नेगेटिव लिखूंगा, क्योंकि मोड हटाएंगे प्लस माइनस लगाएंगे, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। ठीक है, मोड हटाएंगे प्लस माइनस, तो ये कैंसिल 1 और यहां से कैंसिल, बाहर कौन बैठा है, -1। सर एक बात बताऊं, 4 को छोड़कर कुछ भी पुट कर लो, जो रिजल्ट मिलेगा ना सिर्फ 2 वैल्यू मिलेगी आपको, या तो 1 मिलेगा या फिर -1 मिलेगा, इन दोनों वैल्यू के अलावा और कुछ वैल्यू नहीं मिल सकता। पुट करके देख लो आप, पता लग जाएगा। तो रेंज हो गया सर, रेंज हो गया -1 और 1, सिर्फ 2 वैल्यू मिलेगा आपको, कुछ भी पुट करके देख लो एक्सेप्ट 4। क्लियर है बच्चा लोग? सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x। ये क्वेश्चन आपके पास। बाल को डेरिवेटिव करने से पहले ना क्वेश्चन 2 लगाने का मन कर रहा है ना, मत लगाओ ना, उसे सिंप्लीफाई करके इजी बना लो। सर सिंप्लीफाई हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। देखो, इस साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूं, बोलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दूं, कैसे सर? अबे भाई 10th का फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो साइन स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ओके, अब एक बात बताओ, क्या इस 1 की जगह 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं? क्या इस 1 की जगह 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं? क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, और नीचे हो गया 1 प्लस कॉस एक्स, ये बर्बाद। सो y इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो सर y का डेरिवेटिव y डैश, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो y डैश माइनस माइनस प्लस, y डैश इज इक्वल्स टू साइन एक्स आ गया आपका आंसर। बोली जनता, कोई दिक्कत? सो जनाब खुद से करो क्वेश्चन को, खुद से। 23, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू π/4 sin x माइनस cos x अपॉन x माइनस π/4। बालको जब π/2 होता है ना तो क्वेश्चन करने का तरीका दूसरा होता है। वैसे आप π/4 पुट करोगे ना तो 0/0 बन जाएगा। ठीक है, मुद्दे पे आ जाओ। π/2 होता ना अगर क्वेश्चन तो किसी और तरीके से करते हैं, लेकिन लिमिट क्या है π/4। अब π/4 जब लिमिट होगा और sin x cos x होगा तो क्या गेम खेला जाता है, प्लीज ध्यान देना। ये π/4 की ही कहानी में बता रहा हूं मैं आप लोगों से। करना क्या, sin x माइनस कॉस एक्स है ना, ये √2 से डिवाइड एंड √2 से मल्टीप्लाई। क्यों सर, क्यों सर? जनता जवाब मांगती है सर। तो देखिए, लिमिट x टेंड्स टू π/4, इस √2 को कर दो साइड, ठीक है, और इस 2 को करो सेपरेट सेपरेट, इसके नीचे भी एंड इसके नीचे भी। जनता जवाब मांगते हैं, जनता रुको तो सही यार, ये हो गया। ठीक है,
अब देखिए ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, √2 को कर दो बाहर। अच्छा, इस sin x अपॉन √2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, sin x इंटू √2 को अलग कर दिया, देखो √2 अलग कर दिया, ऐसे लिख देता हूं। चलो भी पहले समझा देता हूं, ये 1 बाय √2 लिख सकता हूं ना, और cos x इंटू 1 बाय √2 लिख सकता हूं ना, और पूरे के नीचे क्या है x माइनस पाई बाय 4। समझ पा रहे बे भाई, sin x बन जाए sin x अपॉन √2, cos x बन जाए cos x अपॉन √2, बात तो एक ही है। ओके, अब देखिए जरा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, सर √2 को कर दो साइड, sin x बताना √2 की वैल्यू क्या होती है, cos पाई बाय 4, cos x को ये रहने दो, साइन ही बताना 1 बाय √2 कब होता है सर, साइन पाई बाय 4, और अपॉन x माइनस पाई बाय 4। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 √2 साइन a cos b cos a साइन b। सर ये फॉर्मूला हो गया, जब साइन कॉस साथ में रहते हैं तो साइन का फॉर्मूला होता है, और बीच में माइनस है तो बीच में वहां माइनस होगा, मतलब साइन a माइनस b, साइन a cos b cos a साइन b। साइन कॉस जब साथ में होंगे तो साइन का फॉर्मूला होगा, बीच में माइनस है तो माइनस होगा, यानी साइन a माइनस b होगा। और a क्या है यहाँ पे, x, और b क्या है पाई बाय 4 अपॉन x माइनस पाई बाय 4। बाल को मेरे पास जगह नहीं है, जगह की कमी है, इतना पहले नोट कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब लिमिट पाई बाय 4 होगा तो √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, ठीक है। तो 1 बाय √2, यहां साइन है तो यहां कॉस लिख दीजिए, यहां कॉस है तो यहां साइन लिख दीजिए, जिससे कि आइडेंटिटी बन जाए। सर मैंने आपने साइन क्यों लिखा, आइडेंटिटी नहीं बनेगा, ठीक है। तो साइन है तो साइन के साथ कॉस, कॉस है तो कॉस के साथ साइन, तो सर ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन a cos b cos a साइन b, यानी कि साइन a माइनस b। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद सुनो, ठीक है। यहां मैं बच्चों गायब कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। अब देखो जरा क्या गेम खेलने जा रहा हूं। ओए लिमिट सही करो जनाब, लिमिट x टेंड्स टू 0 होनी चाहिए, साइन समथिंग अपॉन समथिंग 1 होता है सैंडविच थ्योरम, बट लिमिट 0 नहीं है, तो मैं बनाऊंगा ना, इधर देखो मैं लेट कर रहा हूं x माइनस पाई बाय 4 को y, तो x टेंड्स टू कितना है पाई बाय 4, और y टेंड्स टू क्या है 0। पुट करो ना, लिमिट x टेंड्स टू 4 है ना, तो y टेंड्स टू कितना होगा, यहां पुट करो पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 कितना होगा 0। तो सर लिमिट y टेंड्स टू 0, ये √2 को कर दो बाहर, ये है साइन, और x माइनस पाई बाय 4 को मैंने लेट करा था y, क्लियर है, अपॉन ये भी क्या होगा y। अब देखो लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन समथिंग अपॉन समथिंग, बट समथिंग शुड बी सेम, कितना होगा 1 होगा, ठीक है भाई। साइन समथिंग अपॉन समथिंग सेम तो था, बट ये लिमिट 0 नहीं था, इसलिए लेट करने वाला काम करते हैं। अगर यहाँ लिमिट 0 होता ना x टेंड्स टू, कुछ नहीं करो, डायरेक्ट लिमिट खत्म, क्वेश्चन 1 साइन समथिंग अपॉन समथिंग, लिमिट x टेंड्स टू 0, वैल्यू 1 आएगी, आंसर √2 होगा। लेकिन सर लिमिट 0 नहीं है, तो इसलिए गेम खेलते डिनोमिनेटर को 0 लेट कर लो, डिनोमिनेटर को y लेट कर लो। तो x माइनस पाई बाय 4 को y लेट करा, x टेंड्स टू पाई बाय 4 था ना यहाँ पे, तो y टेंड्स टू यहाँ पे क्या होगा, पुट करो पाई बाय 4 यहाँ पे, तो पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 0, साइन समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग शुड बी सेम 1, तो सर टेकिंग लिमिट y टेंड्स टू 0 √2 इंटू 1, आंसर इज √2। कैसा लगा जनता क्वेश्चन, जहर, ठीक है। सो एक बार वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से करो, बेहतरीन क्वेश्चन था ये बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 जो है बड़ा गुड क्वेश्चन है, मतलब बेहतरीन क्वेश्चन है, ये देखते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 5th एंड 2r माइनस 1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ये आर इक्वल, r माइनस 5th टर्म का जो कोफिशिएंट है 2r माइनस 1th टर्म का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, वो इक्वल है, तो आप मुझे x की वैल्यू बताइए। देख रहे हैं 1 प्लस x, इस x की वैल्यू बताएं आप मुझे, ठीक है सर, बता देंगे आपको हम। आइए बच्चा लो, ठीक है, ध्यान समझना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और हलवा नहीं है जनाब। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जनरल टर्म ऑफ एक्सपेंशन a प्लस बी की पावर n इज क्या होगा, a प्लस बी की पावर n का जनरल टर्म जो होगा वो क्या होगा बताओ। तो सर मैं बताऊं, tr प्लस 1 बोले तो NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r होगा, ठीक है। a प्लस बी की पावर n का जनरल टर्म का एक्सपेंशन ये होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा, ओके। बट सर मुझे इसका बताएं आप, इसका बताएं सर आप मुझे, यहां लिख दो बच्चों, देखिए जनरल टर्म ऑफ एक्सपेंशन क्या है यहां पे 1 प्लस एक्स की पावर 34, क्या होगा सर
टी आर प्लस वन, एन क्या है 34 है, तो एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। तो यार 1 की पावर कुछ भी हो लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो 34 सी आर एक्स की पावर आर। सर ये आ गया मेरा जनरल टर्म किसका, 1 प्लस एक्स ये होल पावर 34 का। बट मुझे तो इसका कॉफिशिएंट चाहिए और इसका कॉफिशिएंट चाहिए। चलो सर अब मैं फाइंड करता हूं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ए प्लस बी की पावर एन का जनरल टर्म होता है, बट क्वेश्चन का ये होगा। ओके, मैं इसको साफ कर सकता हूं क्योंकि जनाब साथ साथ मुझे ना स्पेस की भी जरूरत पड़ती रहेगी, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है ये, मैं साफ कर रहा हूं बच्चों। क्लियर है? चलिए अब देखिए 4 कौन सा टर्म फाइंड करना है आपको, किस टर्म का कॉफिशिएंट चाहिए, आर माइनस फिफ्थ टर्म, आर माइनस फिफ्थ टर्म का कॉफिशिएंट चाहिए। तो इस आर की जगह ये देख रहे हो टी आर प्लस वन लिखा है, मैंने टी आर प्लस वन लिखा है, इस आर की जगह मैं ऐसा क्या पुट करूं, इस आर की जगह ऐसा क्या पुट करूं कि जो टोटल ये टर्म है ना, पता है क्या बन जाए, आर माइनस फिफ्थ टर्म बन जाए। तो जो भी टर्म आपको फाइंड करना होता है उसे एक कम पुट करा जाता है, उससे एक कम। जैसे अभी मैंने लिखा यहां पे क्या था, जनरल फॉर्म क्या लिखा था, टी आर प्लस वन एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, ये लिखा था। अब मैं कहूं आपसे कि मुझे फिफ्थ टर्म की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, फिफ्थ टर्म चाहिए मुझे। ठीक है, फिफ्थ, तो आर की जगह क्या पुट करोगे, 4, क्योंकि भाई एक पहले से ही है ना। तो फिफ्थ टर्म के लिए फॉर फिफ्थ टर्म पुट आर इज इक्वल्स टू 4। अगर मुझे 10th टर्म की वैल्यू चाहिए तो आर की जगह क्या पुट करूंगा, एक कम 9, तो 9 प्लस 1 10 बन जाएगा। ठीक है, तो जिस भी टर्म की वैल्यू चाहिए होती है आर आपको एक कम पुट करना होता है क्योंकि प्लस 1 ऑलरेडी होता है यहां पे। ठीक है, तो सर मैं एक बात बताऊं, अगर मुझे आर माइनस फिफ्थ टर्म की वैल्यू चाहिए तो मुझे कम पुट करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे प्लस 1 ऑलरेडी है। तो एक कम करोगे तो आर माइनस 5, एक कम करोगे तो आर माइनस 6। तो सर इस आर की जगह ना आपको क्या पुट करना है, आर माइनस 6 पुट करना जरा। टी इस आर की जगह आर माइनस 6 प्लस 1 ऑलरेडी है। अब जहां जहां आर है ना वहां पे आर माइनस 6 पुट करो। तो सर ये रहा 34 सी आर, आर क्या है, आर माइनस 6 और x की पावर r यानी r माइनस 6। तो ये सॉल्व करोगे तो माइनस 6 प्लस 1 क्या आ गया, माइनस का 5, ये हो गया 34 सी आर माइनस 6 एक्स की पावर r माइनस 6। बोलो क्लियर है? ठीक है, इसको अब यहीं छोड़ो। सर मिल गया मुझे टी आर माइनस फिफ्थ टर्म मिल गया और इसका कॉफिशिएंट क्या होगा बच्चों, ये होगा। ठीक है, चलिए अब यहां आ जाइए। सर मुझे और किस टर्म की वैल्यू चाहिए, किस टर्म का कॉफिशिएंट चाहिए, 2r माइनस 1। तो 4 2r माइनस 1th टर्म पुट, r की जगह कम पुट करूंगा तो r की जगह क्या पुट करोगे, कम करोगे -1, तो 2r माइनस 2, एक कम ना, एक कम, तो कम करने के एक -1 कर दो तो इसके साथ -1 लगाओगे तो -2। तो सर जहां जहां r है ना, जहां जहां r है वहां क्या पुट करो, 2r माइनस 2। तो सर t इस r की जगह पुट करो 2r माइनस 2, फिर प्लस 1 भी लिखा है, 34c 2r माइनस 2 और x की जगह क्या आ जाएगा, 2r माइनस 2। ठीक है, तो 2r माइनस 1 हो गया, सिंप्लीफाई करके 34c 2r माइनस 2 और x की पावर 2r माइनस 2। सॉल्व कर लिया सर मैंने। अब क्या करना है, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है और इस टर्म का जो ये कॉफिशिएंट है ये 34c r की पावर r माइनस 6 और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन में गिवन है। बच्चों इसको मुझे साफ करना पड़ेगा जनाब। ठीक है, इसको मुझे साफ करना है। ओके कर दूं? चलिए अब इधर देखिए, अब यहां समझना आप ध्यान से, इक्वल है तो ये रहा आपका कॉफिशिएंट, ठीक है, और इसका ये रहा कॉफिशिएंट, तो ये इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या बोला, 34c r माइनस 6 ना इक्वल है इसके 34c 2r माइनस 2 के। ओके अच्छा, x की वैल्यू पूछा है क्वेश्चन ने, r की वैल्यू पूछा है, क्योंकि x थोड़ी निकल पाएगा। कहाँ गया यार, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए सर, तो x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, तो पहले r की वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके तो और आप ध्यान से देखो तो कैसे होगा सर, बताओ जरा बच्चा लोग। यार x कैसे मिलेगा, r मिल सकता है ना, मैं इसको सॉल्व करूंगा, इक्वेट करवाऊंगा तो ठीक है, r मिलेगा बाल को। ओके चलिए, तो अब सर ये कैसे सॉल्व करूं, तो बच्चों सुनो मेरी बात ध्यान से। n इक्वल है, दो प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन सी सर, कौन कौन सी यहां लिख रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं, ध्यान देना जरा, दिख रहा है आप लोगों को,
एन सी आर इज इक्वल्स टू एन सी पी, मतलब पी और आर कोई अलग अलग वैल्यू बट एन सेम है। तो अगर एन इक्वल है ना तो आर और पी भी क्या होंगे आपके इक्वल, पहली चीज ये होगी, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये। तो अगर एन इक्वल है तो सर ये दोनों भी इक्वल होगा, तो आर माइनस 6 टू आर माइनस 2, टू आर माइनस 2, तो सर 2r, ये माइनस का 6 और ये माइनस का 2 इधर आकर प्लस का 2 हो गया और ये माइनस का r, तो r की वैल्यू -4। सर r नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 34 है तो r नेगेटिव नहीं होगा सर, ये नॉट पॉसिबल, ठीक है। एक प्रॉपर्टी बच्चों और होती है, एक प्रॉपर्टी और होती है, क्या होती है सुनो ध्यान से, लिख रहा हूं मैं, NCR इज इक्वल्स टू NC n - r के इक्वल होता है। NCR दिख रहा है ना आप लोगों को क्लियर अच्छे से, हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो NCR इक्वल होता है NC n - r के, ओके। तो सर अगर n इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे, ओके। तो चलो पहले इस फॉर्म में लाओ, इस फॉर्म में लाओ पहले आप इसको, ये है मेरा NCR इक्वल होगा NC n - r के, n - r के। ध्यान समझो, मैंने ये प्रॉपर्टी अप्लाई करा है कि NCR NC n - r के भी इक्वल होता है, तो NC n - r, ये n है और ये पूरा का पूरा r है, n - r। अब इन दोनों को इक्वेट करवा दो, तो r - 6 34 माइनस का 2r और माइनस माइनस प्लस 2, तो माइनस का 2r इधर आकर क्या हो गया प्लस का 2r, 34 प्लस 2 कितना हो जाएगा 36 प्लस 6, ये आ जाएगा मेरा 42, ये हो जाएगा 3r 42/3, तो ये आ गया 3 × 3 3 4 12, r कितना आ गया बच्चों मेरा 14 आ गया, ठीक है। r कितना मिल गया मेरे को 14, और ये होगा मेरा करेक्ट आंसर। और बच्चों क्वेश्चन है ना x नहीं होगा, गलती होगी उसमें, क्वेश्चन ने क्या पूछा है मुझसे r पूछा है, x नहीं पॉसिबल, ठीक है। r मिल गया सर हमारा 14, समझ आया बाल को। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आप लोगों को, मैंने इसका पहले जनरल टर्म फाइंड करा, tr+1 NCR a की पावर n - r b की पावर r, ओके। क्वेश्चन r पूछ रहा है, स्प्रिंट है क्वेश्चन में। अच्छा, इसके बाद 4r - 5th टर्म फाइंड करा और 2r - 1th टर्म फाइंड करा। जो भी टर्म का फाइंड करना होता है उसे एक कम पुट करते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे +1 होता है। तो सर उसका कॉफिशिएंट इक्वल है, तो इसका ये रहा कॉफिशिएंट, इसका ये रहा कॉफिशिएंट, मैंने इन दोनों को क्या करवा दिया इक्वेट करवा दिया, ओके। और सर इक्वेट करवाने के बाद मैंने यहां से क्या फाइंड कर लिया r फाइंड कर लिया, और r क्या है मेरा 14, ये नॉट पॉसिबल। दो प्रॉपर्टी अप्लाई करा, NCR NCP के इक्वल होगा, मतलब अगर n दोनों का इक्वल है तो r और p भी इक्वल होंगे, इक्वेट करवाकर r नेगेटिव आ रहा है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। फिर NCR इक्वल होता है NC n - r के, और फिर n - r उन दोनों को भी इक्वेट करवा दिया, और यहां से r मिला 14 जो कि मेरा करेक्ट है, ठीक है। सो बच्चों वीडियो को पॉज करके स्टार्टिंग से एक बार खुद से कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 24 का और है, ठीक है, मैं दोनों करवा रहा हूं। फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन का मिडिल टर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो फिर वही है, जनरल टर्म इसका क्या होगा बताना, जनरल। अच्छा पहले इस बात बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3x प्लस लिखकर अंदर में माइनस भेज रहा हूं, ठीक है, b ये होगा मेरा पूरा, और ये हो गया होल पावर 9, ठीक है, a + b की पावर n। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इसका जनरल टर्म क्या होगा, पिछले क्वेश्चन में करवाया है जनरल टर्म ऑफ एक्सपेंशन ये, ठीक है, क्या होगा बच्चों TR+1 इज इक्वल्स टू NCR a की पावर n - r एंड b की पावर r, यही होगा। चलिए सर, अच्छा n क्या है, n तो 9 है ना, n मेरा 9 है, NCR a की पावर n - r b की पावर r, ओके। सर सुनिए मेरी बात ध्यान से, आप मिडिल टर्म फाइंड करना है। पावर क्या है, पावर है सर 9, तो टर्म बच्चों एक ज्यादा होगा, टर्म कितना होगा एक ज्यादा होगा, तो 10, और ये कितना हो गया even। नहीं समझ आया, सुनो, जैसे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है एक बात बताना, a² + 2ab + b², पावर 2 है ना, तो टर्म कितनी है 1 2 एंड 3, पावर जितना होता है टर्म उससे ज्यादा होता है। जैसे a + b का होल क्यूब पावर 3 ना, टर्म 4 होता है, ठीक है, a³ + b³ + 3a² + 3b², पावर जितना होता है टर्म उससे ज्यादा होता है। तो वही कह रहा हूं मैं, अगर पावर 9 है तो टर्म 10 होगा, दैट इज इवन। जब इवन हो तो फॉर्मूला क्या होता है मिडिल टर्म का, मिडिल टर्म का सर फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान दीजिए जरा, मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा अगर इवन है तो सर n/2th टर्म, ठीक है, और दूसरा 2 मिलेंगे n/2 + 1th टर्म, तो n है 10, 10/2th 10/2th टर्म
और ये हो गया 10/2 प्लस 1th टर्म, तो 10/2 5th टर्म और 10/2 प्लस 1 10/2 5 प्लस 1 6th टर्म। ठीक है बच्चों, अब 5th टर्म और 6th टर्म की वैल्यू फाइंड कर लो जो कि मिडिल टर्म है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है 4 5th टर्म, 4 5th टर्म, तो आर की जगह क्या पुट करूं, एक कम 4, आर की जगह 4, तो t 4 + 1 5 और nc 4 3x n-4, यहाँ आर की जगह 4 पुट करो तो 9 - 4 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे क्या पुट करेंगे आप -x³ 6 की पावर क्या है, आर की जगह क्या आएगा 4। समझ आ रहा है ना, आर की जगह 4, 9 - 4 5 और ये 4। अब इसको सॉल्व करो, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल, 3 की पावर 5, 3 3 9 20, ठीक है, 3 3 9 9 27 27 3 81 81 3 243 होता है ना, गलत नहीं होना चाहिए भाई, हाँ 243। तो ये हो जाएगा बालको मेरा 243 x की पावर 5, ये देखो पावर इवन है ना, 4 है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा x की पावर 3 होल पावर 4 और 6 की पावर 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना, कर लोगे, ओके। अरे कुछ नहीं यार, 6 की पावर 4 है, जो कैंसिल होता है कैंसिल करना, जो नहीं होता उसको एज इट इज छोड़ दो। ओके चलिए सर, इस तरीके से बच्चों फिर अगला भी तो है, 6th टर्म है, तो 4 6th टर्म पुट r = एक कम, r की जगह क्या पुट करोगे आप 5 पुट करोगे। ठीक है, तो जहां जहां r है यहाँ पे क्या पुट करेंगे आप 5 पुट करेंगे। ओके, तो 5 + 1 यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा एंड यहाँ पे आपका 5 आएगा, कर लोगे खुद से। ठीक है, तो ये था आपका फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन। ये तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस ये एंड ये, दो लाइन है ना, इनके बीच में एंगल पूछ रहा है। तो बाल को सुनो ध्यान से, फॉर्मूला होता है इनका tan θ = mod m2 - m1 अपॉन 1 + m1 × m2, ये फॉर्मूला होता है। तो जरूरत किसकी है, m2 की और m1 की जरूरत है। वो कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। L1 की इक्वेशन क्या है, x - 4y = 3, तो फॉर्मूला होता है ax + by = c। ठीक है, यहां पे जो स्लोप होता है वो होता है -a/b। तो सर m L1 है तो m1 फाइंड कर रहा हूं, -a कितना है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट a होगा, तो x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, और b क्या है यहाँ पे -4, तो सर माइनस से माइनस कैंसिल, ये कितना आ गया 1/4। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे L2 की बात करूं तो 6x - y = 1, तो सर ये होगा ax + by = c, तो सर m होगा वही -a/b, तो सर -a कितना है सर 6 और b कितना है सर मेरे पास -1, तो सर अगर मैं m2 की बात करूं तो ये मेरे पास कितना आ गया सर 6 आ गया। समझ आया? इस तरीके से जब लाइन की इक्वेशन गिवन हो ना तो स्लोप इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ax + by = c से m = -a/b, और एक और होता है y = mx + c, y को अकेला करता उसको इधर भेज देता लेकिन मैंने इसे करा, ये इजी पड़ता है बच्चों, तो आप भी इसी से करना। तो चलो सर काम खत्म, सर काम खत्म। tan θ = इसको हटा दूं, m2 - m1 अपॉन 1 + m2 × m1, ये फॉर्मूला होता है। तो m2 है मेरे पास 6, m1 है मेरे पास 1/4, 1 + 6 × 1/4, तो सर एलसीएम लेंगे तो 4, यहां जाएगा 24 - 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 + 6/4, काटो मत, 24 - 1 23/4, और ये 4 इधर एलसीएम लूंगा ना तो 4 आएगा, और ये हो जाएगा 4 + 6, तो 23/4 6 4 10/4, 4 से 4 कट गया, तो फाइनली क्या आएगा tan θ = 23/10। क्वेश्चन ने क्या पूछा, एंगल, तो थीटा को यहीं छोड़ दो, tan 1 23/10 जो होगा ये होगा आपका एंगल, आंसर इन दोनों लाइनों के बीच का। तुच्छ क्वेश्चन था जनाब, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से करो।